Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विथ चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस मौके पर आज हम बिल्कुल नए तरीके से भारत में उनके योगदान का एक विश्लेषण करेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज का भारत कैसा होता, कितना अलग होता। आज हम पटेल परिवार और नेहरू गांधी परिवार के बीच एक तुलना भी करेंगे। नेहरू गांधी परिवार में कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, इससे पहले किस पद पर रहे हैं, ये पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं। लेकिन सरदार पटेल के परिवार का क्या हुआ, ये आज आपको जरूर जानना चाहिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू होने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना से कहा है कि वो तुरंत प्रभाव से परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर दें। आज विश्लेषण ये करेंगे कि अमेरिका को 33 साल के बाद नए परमाणु परीक्षण की ऐसी क्या जरूरत पड़ी और दुनिया पर और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि असम में जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म को देखने के लिए आज सुबह 4 बजे से ही कैसे हजारों फैंस सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। असम के लोग अब थिएटर्स में इस फिल्म को देखकर जुबीन गर्ग को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर। पूरी दुनिया में आज एक ही सवाल पर बहस चल रही है कि क्या एक बार फिर से परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। और इस डर की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि वो अपने परमाणु परीक्षणों को तुरंत फिर से शुरू कर दे। अमेरिका ने पिछले 33 वर्षों से अपने न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर रखे हैं। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि अब और न्यूक्लियर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, जो पूरी दुनिया के देशों को यह कहता है कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, नहीं तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, वो अमेरिका अब खुद ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। इसके जवाब में रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रशिया भी जवाबी कदम जरूर उठाएगा। यानी परमाणु हथियार एक बार फिर से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं।
आज से 80 वर्ष पहले अमेरिका ने जुलाई 1945 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका के न्यू मैक्सिको में करके परमाणु युग की शुरुआत की थी और इस परमाणु परीक्षण का नाम था ट्रिनिटी। और उसके बाद अगले ही महीने अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 2 परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। और इसके 4 साल बाद अगस्त 1949 में रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था। और उस जमाने में यह कोल्ड वॉर का जमाना था, जब रशिया और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका 2 सुपर पावर्स हुआ करते थे, 2 धुरी थी दुनिया की राजनीति की। और इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता था कि किसके पास कितने हथियार हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर परमाणु हथियारों का मामला हो। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका दोबारा से परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह है रशिया के 2 नए हथियार। पहला, रशिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है और इसका नाम है पोसाइडन। ग्रीक माइथोलॉजी में इन्हें महासागर और भूकंपों का देवता माना जाता है, इसीलिए यह नाम रखा गया है पोसाइडन। परमाणु ऊर्जा की वजह से यह अंडर वाटर ड्रोन हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा सकता है। यानी इसकी कोई रेंज है ही नहीं, इसकी रेंज अनंत है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परमाणु हमला किया जा सकता है और रशिया कहता है कि इस ड्रोन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरा, इसी महीने रशिया ने दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और इस मिसाइल की रेंज भी अनलिमिटेड है, यानी यह भी हजारों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और क्योंकि ये इस प्रकार से बनाई गई है कि इसे भी रोक पाना बहुत मुश्किल है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया की इस मिसाइल और अंडर वाटर ड्रोन की वजह से दुनिया में परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि ये 2 ऐसे हथियार हैं जो रशिया से निकलकर पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया इनकी रेंज में है। अमेरिका के परमाणु परीक्षण की एक और वजह है और वो है चीन का बहुत तेज रफ्तार से अपने परमाणु हथियारों को बनाना। चीन के पास इस समय 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वर्ष 2035 तक यह संख्या 1,500 तक पहुंच सकती है। 33 साल के बाद आखिर अमेरिका को नए परमाणु परीक्षण की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, इस पर आप खुद राष्ट्रपति ट्रंप का ही यह बयान सुनिए। We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. अमेरिका ने अपने आखिरी परमाणु परीक्षण 33 साल पहले वर्ष 1992 में किया था। इस बात को याद रखिएगा आप, 33 साल से अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है और संभव है कि अब अमेरिका की सेना नए न्यूक्लियर टेस्ट करके यह जांचना चाहती हो कि उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स आखिरकार कितने असरदार हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने भरोसेमंद हैं। जरा चेक करके तो देखें। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोबारा परमाणु परीक्षण शुरू करने में कई वर्षों का समय लग सकता है। यह अचानक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए फिर से एक जगह तैयार करनी होगी जहां पर यह परमाणु परीक्षण किया जा सके और अमेरिका में ऐसा करने वाले एक्सपर्ट्स की भी कमी है। अनुमान है कि अब सिर्फ एक परमाणु परीक्षण करने पर 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक परमाणु परीक्षण पर 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्चा। इससे पहले अमेरिका में हुए परमाणु परीक्षणों से रेडिएशन फैलने की वजह से 41,000 से ज्यादा लोगों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देना पड़ा था। अब न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू होने के बाद पर्यावरण और आम जनता पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यह फैक्टर भी अमेरिका को ध्यान में रखना होगा। अब आपको यह बताते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। वर्ष 1945 से लेकर आज तक, यानी करीब 80 वर्षों में
पूरी दुनिया में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हुए हैं और इनमें से लगभग आधे परमाणु परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका ने अब तक 1032 परमाणु परीक्षण किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रशिया है, जिसने अब तक 715 परमाणु परीक्षण किए हैं। 210 परमाणु परीक्षणों के साथ फ्रांस तीसरे नंबर पर है। फ्रांस ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे भी अमेरिका और ब्रिटेन के बराबर की ताकत दुनिया में माना जाए। ब्रिटेन ने 45 परमाणु परीक्षण किए और ये सभी परमाणु परीक्षण ब्रिटेन ने अपने देश में नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में किए। चीन ने भी ब्रिटेन के बराबर 45 परमाणु परीक्षण किए हैं। हालांकि चीन अब तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को और आधुनिक बना रहा है। भारत ने वर्ष 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और फिर 1998 में पोखरण में हमने 5 और परमाणु परीक्षण किए। यानी कुल मिलाकर भारत ने अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। आप याद कीजिए, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी पोखरण में, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद वहां पर गए थे और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं पोखरण की। अब मैं आपको फिर से वो ग्राफ दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में किसने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं। हम थे भारत पर, जहां भारत ने 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान ने भी अब तक 6 परमाणु परीक्षण किए हैं और ये सभी 1998 में किए गए थे। और नॉर्थ कोरिया भी अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है और ये सभी परमाणु परीक्षण 1945 से लेकर 2017 तक हुए हैं। और 2017 के बाद दुनिया में किसी भी देश ने कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। तो 2017 में ये परमाणु परीक्षण रुक गए। 1945 से लेकर 1990 के बीच लगभग 2046 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। यानी औसतन हर साल 45 और हर महीने 3 से 4 परमाणु परीक्षण किए गए। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका और रशिया ने किए हैं। अमेरिका और रशिया ने, ये दोनों जैसे कि आप जानते हैं एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं शुरू से। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के हर न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में रशिया ने भी परमाणु परीक्षण किया। पॉलिसी ये थी कि अगर एक आप करेंगे तो फिर हम भी एक करेंगे। अमेरिका को जवाब देने के लिए ही रशिया ने वर्ष 1961 में दुनिया का सबसे बड़ा 50 मेगाटन का परमाणु परीक्षण किया था और इसका नाम था सार बॉम्बा। और यह जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जरा अंदाजा लगाइए, 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली हिरोशिमा के बम से। इसके बाद वर्ष 1979 में दक्षिण अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में अमेरिका के एक सैटेलाइट को एक ऐसी तेज रोशनी दिखाई दी जैसी किसी परमाणु परीक्षण के समय दिखती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक यह परमाणु परीक्षण इजराइल और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर गोपनीय तरीके से किया था और अब तक दुनिया के किसी भी देश ने इस परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन किसी ने तो इसे किया ही होगा। पिछले 80 वर्षों में पूरी दुनिया में हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में 5459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रशिया पहले नंबर पर है। अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो दूसरे नंबर पर है। और सिर्फ इन 2 महाशक्तियों के पास ही दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 90% हिस्सा मौजूद है। तो सोचिए, दुनिया का ये बैलेंस देखिए हथियारों का। ये 2 देशों के पास ही 90% परमाणु हथियार हैं और बाकी पूरी दुनिया के पास 10%। इस समय दुनिया में सबसे तेजी से न्यूक्लियर हथियार हमारा पड़ोसी देश चीन बना रहा है और चीन के पास इस समय 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 500 थी। और वर्ष 2023 से लेकर अब तक चीन ने हर साल औसतन 100 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक के अंत तक चाइना के पास अमेरिका और रशिया के बराबर लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पिछले वर्ष हमारी जो संख्या थी वो 172 थी। और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये पूरी दुनिया में किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं आप यहां देख सकते हैं। भारत की नई मिसाइलों को
शांति काल में भी सुरक्षित तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रखा जा सकता है। यानी अगर भारत पर किसी भी देश ने कभी परमाणु हमला किया तो इन मिसाइलों की मदद से उन्हें तुरंत ही जवाब दिया जा सकता है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिकोण अब तैयार हो चुका है, जिसमें भारत के पास फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और पनडुब्बी से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। यानी हम अब कहीं से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, हवा से भी कर सकते हैं। इजराइल के पास ऐसा कहा जाता है कि 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया अब तक 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना चुका है। लेकिन इजराइल को दुनिया की 9 परमाणु ताकतों में से एक बताया जाता है, लेकिन इजराइल कभी ना कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही इससे वो इनकार करता है। यानी वो एक सीक्रेट न्यूक्लियर पावर है, उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल कभी मानता नहीं है। और न्यूक्लियर हथियारों के मामले में नॉर्थ कोरिया का तो कहना ही क्या है। ये अमेरिका ने जो नया फैसला किया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो वर्ष 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने खुद ही कहा था कि अब वो दोबारा परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। हमने खुद पूरी दुनिया को बताया था और उसके बाद से हमने परमाणु परीक्षण किया भी नहीं। वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसकी एक बड़ी शर्त यह थी कि भारत ने अगर दोबारा परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका इस डील को रद्द कर सकता है और भारत के सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए अमेरिका से मिलने वाली सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और परमाणु ईंधन पर अमेरिका रोक लगा देगा अगर भारत ने दोबारा से परमाणु परीक्षण किया तो। हालांकि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत भी अपने राष्ट्र हित में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अगर अमेरिका यह कर रहा है, रशिया अगर यह करने का फैसला लेता है, तो फिर भारत को भी कौन रोकेगा। और इसकी वजह को समझिए, हर परमाणु परीक्षण से वैज्ञानिकों को ऐसा नया डेटा मिलता है जिससे वो उस परमाणु हथियार की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं और उसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, यानी अपने हथियारों को बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता होती है। अमेरिका के पास अपने 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट का डेटा मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डेटा उन्हीं के पास है। जबकि भारत और चीन के पास बहुत ही कम डेटा मौजूद है क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण बहुत ही कम किए हैं। चीन ने 45 परमाणु परीक्षण किए हैं और भारत ने तो सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो हमारे पास जो डेटा आज होगा वो सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट का डेटा होगा। अमेरिका ने वर्ष 1996 में एक समझौता शुरू किया था पूरी दुनिया के साथ, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी CTBT। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से ही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया जाए। और नियम यह है कि CTBT पर जो भी देश हस्ताक्षर करेगा वो अब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर यह दबाव बनाया कि आप CTBT पर यानी इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कीजिए और हस्ताक्षर करने के बाद अब आप दोबारा ना तो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। और पूरी दुनिया के 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर भी दिए। 187 देश ये मान गए कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे और न्यूक्लियर हथियार भी नहीं बनाएंगे। और अमेरिका ने इसे दूसरे देशों पर थोप दिया क्योंकि अमेरिका तो हथियार बना चुका था पहले ही। अमेरिका की पूरी मंशा ये थी कि हमने अपने खुद के हथियार बना लिए, हमने हजारों न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, हमारे पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन अब हम बाकी के देशों को रोक देते हैं। दुनिया में हमें छोड़कर या जो और छोटे थोड़े और देश हैं उन्हें छोड़कर अब कोई नया देश परमाणु हथियार ना बना ले। लेकिन खुद अमेरिका की संसद ने इस CTBT को मंजूरी नहीं दी और वर्ष 2023 में रशिया भी इस CTBT से बाहर निकल चुका है। यानी रशिया ने भी कह दिया कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, हम इससे बाहर निकल रहे हैं। मतलब हम जब चाहे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। यानी संभव है कि अमेरिका के बाद रशिया भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करे और उसे रोकने वाला कोई नहीं। हैरानी की बात यह है कि अभी 4 महीने पहले ही अमेरिका ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए उसके न्यूक्लियर साइट्स पर दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब से हमला किया था। आपको याद होगा वो समय।
और तब अमेरिका ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता और इसीलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया था। अब अमेरिका खुद ही परमाणु परीक्षण शुरू कर रहा है और यह सब कुछ दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर हो रहा है। देखिए, यह भी सबसे बड़ा मजाक है। ये सारे देश, बड़े बड़े देश जो हजारों परमाणु बॉम्ब लेकर बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि ये सब कुछ शांति के लिए है, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। हालांकि डर यह है कि इससे दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है और भारत को आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। अब दुनिया भर में परमाणु हथियारों की इस नई रेस के बाद आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना की युद्ध वाली तैयारी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए एक साथ 3 तरह के युद्ध अभ्यास कर रहा है। 2 फ्रंट वॉर का मतलब है भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन से युद्ध करना पड़ सकता है। ये हमारे 2 फ्रंट हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। इस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात और राजस्थान में 2 युद्ध अभ्यास चल रहे हैं जिनके नाम है त्रिशूल और सेंटिनल स्ट्राइक। और चीन के पास लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में भारतीय सेना अपने तोपखाने और ड्रोन्स के साथ एक और युद्ध अभ्यास कर रही है जिसका नाम है अस्त्र शक्ति, जिसमें भारतीय सेना के रॉकेट्स, होवित्जर तोपें और ड्रोन्स एक साथ मिलकर इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों पर हमला कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस हमले में ड्रोन्स ने दुश्मनों की निगरानी करके उनकी लोकेशन तोपखाने को दी, जिसके बाद उन पर रॉकेट्स और तोप की मदद से हमला किया गया। युद्ध अभ्यास में कुछ ड्रोन्स ने झुंड बनाकर दुश्मनों पर हमला भी किया और ऐसे ड्रोन्स को कहा जाता है स्वॉर्म ड्रोन। इन छोटे छोटे ड्रोन्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है। यानी अब युद्ध सिर्फ गोले बारूद ही नहीं बल्कि एक सूचना युद्ध भी बन गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो सूचना के आधार पर होता है। जितनी ज्यादा सूचना आपके पास होती है उतना आपको फायदा होता है। इसलिए अब आप भारतीय सेना की युद्ध की इन तैयारियों को भी जरा देखिए। लद्दाख की इन ऊंची पहाड़ियों पर हुए युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के जवानों के साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी शामिल हुए और यही वो जगह है जहां पर वर्ष 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में एक हिंसक संघर्ष हुआ था। हमारा देश कैसे भूल सकता है उसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब ड्रोन्स और लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी आज 150वीं जयंती है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों की इच्छा थी कि वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सबकी इच्छा ये थी, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा
कुछ और थी और उनकी इच्छा की वजह से सरदार पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। आज सरदार पटेल के बारे में हम एक अलग तरह का विश्लेषण करना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं, चाहे यह सवाल काल्पनिक ही है, कि अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज हमारे देश की तस्वीर कितनी अलग होती। आज हम इसी काल्पनिक सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के केवड़िया में आज पहली बार गणतंत्र दिवस की तरह एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। अब हर साल यहां सरदार पटेल की जयंती पर गणतंत्र दिवस की तरह एक परेड का आयोजन किया जाएगा और आज के परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी शामिल हुई। इस परेड में कई राज्यों की झांकियां दिखाई गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे गणतंत्र दिवस के परेड में दिखाई जाती हैं। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने फ्लाई पास्ट किया। इसलिए सबसे पहले आपको इस शानदार परेड की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। वर्ष 2014 से पूरे देश में सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमेशा सरदार पटेल ये चाहते थे कि भारत एक होकर आगे बढ़े। वो हमेशा भारत की एकता पर जोर देते थे और इसीलिए आज आप सबके लिए संदेश ये है कि एकता में बहुत बल है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल शुरुआत से ही भारत में बाकी रियासतों की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी,
उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो जम्मू कश्मीर को लेकर शायद कभी विवाद ना होता। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर कभी मुद्दा ही नहीं बनता। ये इतिहास की बात है जिसे अब हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की तस्वीर आज कुछ अलग होती। पीओके शायद आज भारत का हिस्सा होता, क्योंकि सरदार पटेल कश्मीर का मुद्दा लेकर कभी संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाते और ना ही यह मुद्दा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच पाता। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विदेश नीति कहीं ज्यादा कठोर होती। सरदार पटेल चीन पर कभी भरोसा नहीं करते थे और चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नर्म नीति से वो हमेशा असहमत रहते थे। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी हो सकता था। चीन से पहले भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने चीन को सदस्य बनाने का समर्थन किया था। लेकिन अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो वैसा कभी नहीं करते। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत में नक्सलवाद, खालिस्तान और उल्फा जैसे अलगाववादी आंदोलन शायद कभी शुरू ही ना होते। सरदार पटेल हमेशा देश की एकता के लिए बहुत कठोर फैसले लेते थे। उन्होंने आजादी के बाद देश की 562 रियासतों का भारत में विलय किया था। हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनके खिलाफ सेना का भी प्रयोग किया था। और शायद आज हमारे सिस्टम में टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स की कोई जगह ना होती अगर वो प्रधानमंत्री बन गए होते। शायद इन शब्दों का हमारे देश में जन्म ही ना हुआ होता। सरदार पटेल धर्म की राजनीति के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी धार्मिक राजनीतिक पार्टियों का खुलकर विरोध किया था। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ना होती और भारत में चुनाव में बार बार जो मुसलमानों का प्रयोग किया जाता है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वो ना होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून बहुत पहले भारत में लागू हो चुके होते। अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत की आर्थिक स्थिति भी कहीं ज्यादा बेहतर होती। उनकी आर्थिक सोच नेहरू से बिल्कुल अलग थी। सरदार पटेल इस तरह के समाजवाद के पक्ष में नहीं थे जिसमें सरकार का हर चीज पर नियंत्रण हो और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा ना मिले। सरदार पटेल मातृभाषा और हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते थे। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो देश की भाषा और हमारी जो भाषा नीति है वो बिल्कुल अलग होती। आज हिंदी भाषा को ज्यादा सम्मान मिलता। लोग हिंदी अपनी मातृभाषा में बात करने में हिचकिचाते नहीं। सरकार, न्यायपालिका और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ना होता। चीन, जापान, रशिया, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों की तरह हमारे देश में भी सारा कामकाज, पढ़ाई लिखाई हमारी अपनी भाषा में होती। सरदार पटेल देश को शक्तिशाली बनाने की बात करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू डिफेंस से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर जोर देते थे। सुरक्षा से ज्यादा उन्हें विदेश नीति का शौक था। शायद इसीलिए उन्होंने हमारी सेना को आधुनिक और बहुत ताकतवर नहीं बनाया। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद भारत को आजादी के बाद परमाणु बम बनाने में 27 साल भी नहीं लगते। उससे पहले ही हम ये काम कर लेते। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो चीन के साथ जो हमारा पहला युद्ध हुआ था उसका नतीजा भी कुछ और होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सरदार पटेल के परिवार के लोगों से मुलाकात की और सरदार पटेल के पोते गौतम भाई पटेल करीब 80 वर्ष के हैं और आज भी गुजरात के वडोदरा में रहते हैं। आज सरदार पटेल के परिवार के लोग राजनीति से बहुत दूर हैं और एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे कि सरदार पटेल के परिवार में, उनके खानदान में कौन कौन लोग हैं, वो कहां पर हैं और वो क्या करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। आप सब की तरह देश के एक आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। अब आपको सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में हम बताते हैं। और ये बात मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं, ये हम तुलना कर रहे हैं
नेहरू परिवार के और पटेल परिवार के बीच की। नेहरू परिवार बाद में नेहरू गांधी परिवार बना। उस परिवार में कौन कौन लोग हैं, वो किस पदों पर रहे, आज उनमें से कौन लोग हैं, ये पूरा देश जानता है कि नेहरू गांधी परिवार में कौन कौन है, किस किस पद पर गए। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सरदार पटेल के परिवार में कौन है। तो आइए आज इन दोनों के परिवारों की एक तुलना करते हैं। और मैं आपको जो शुरू में बता रहा था, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बन गए होते तो हमारे देश की राजनीति में ये परिवारवाद भी ना होता। आज जो परिवारवाद आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये ना होता। अब मैं आपको बताता हूं उनकी बेटी मणिबेन पटेल के बारे में। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी राजनीति में आई थी। कांग्रेस से सांसद भी बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों की जिंदगी कैसे मुश्किलों में गुजरी, इसका जिक्र भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीस कुरियन ने अपनी किताब में किया है। उस किताब का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। इस किताब में उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में काफी कुछ लिखा है और उस किताब के अंश आज मैं लेकर आया हूं। राष्ट्र के लिए सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी यह बहुत दुखद है कि हमारे देश ने उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अपने अंतिम वर्षों में जब मणिबेन पटेल की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, वो देख नहीं पाती थी, वो अहमदाबाद की सड़कों पर बिना किसी के सहारे के चलती थी और अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाया करती थी, तब कोई भी उनकी मदद करने के लिए आता नहीं था। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। आज उस किताब के कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। और यह सरदार पटेल की बेटी के बारे में है। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गई। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इस किताब में आगे लिखा है कि जब वो नेहरू से मिली, आई थॉट ही माइट आस्क मी हाउ आई वुड मैनेज नाउ, और एटलीस्ट आस्क इफ देयर वॉज एनीथिंग ही कुड डू टू हेल्प मी, बट ही नेवर आस्क्ड। शी वॉज एक्सट्रीमली disheartened, and in a way the incident revealed the extent of strain in the Nehru Sardar Patel relationship. हिंदी में इसका मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए गई अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि अब आप क्या करेंगी, अब पिता का साया आपके सिर से उठ गया है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। उन्होंने उनका ना हाल चाल पूछा, ना उन्हें कोई अपनी तरफ से मदद ऑफर की। और इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद उनकी बेटी को यह महसूस हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो रिश्ते थे वो कितने कड़वे हो चुके थे। रिश्ते अगर कड़वे ना होते तो प्रधानमंत्री नेहरू जरूर सरदार पटेल की बेटी से पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, उनकी मदद करते। उनके दोस्त, उनके सहयोगी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे इसमें लिखा है, इट वॉज क्वाइट डिस्ट्रेसिंग टू सी दैट नीदर नेहरू nor any of the other national leaders of the Congress party ever bothered to find out what happened to Maniben after her father died. ना तो नेहरू ने और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने यह जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मनीबेन का क्या हुआ। मनीबेन के पास अपना कोई पैसा नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद बिरला परिवार ने उन्हें बिरला हाउस में रहने का एक ऑफर दिया कि आप यहां रह जाइए, लेकिन उनके लिए रहने का अच्छा इंतजाम नहीं किया और फिर वो परेशान होकर अपने एक कजिन के घर में अहमदाबाद शिफ्ट हो गई। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो बसों में यात्रा करती थी और ट्रेन में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करती थी। बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बनी, ये भी इसमें लिखा हुआ है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और बाद में आखिर में ये लिखा हुआ है कि सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी उनकी बेटी के लिए इस देश ने कुछ नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में उनकी बेटी को दिखना बंद हो गया था। वो अक्सर अहमदाबाद की सड़कों पर, गलियों में जब जाती थी तो उनके पास मदद के लिए कोई होता नहीं था। अक्सर ठोकर खाकर गिर जाया करती थी और कोई आने जाने वाला व्यक्ति
सड़क पर, अगर उनकी मदद कर दे तो कर दे उन्हें वापस उठाने में, वरना कोई मदद करने वाला भी नहीं था। जब उनकी मृत्यु बहुत करीब थी, जब बिल्कुल मरने वाली थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल उनके पास गए और अपने साथ एक फोटोग्राफर ले गए और मनीबेन के साथ उनके आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, चिमन भाई पटेल ने एक फोटो खिंचवा ली, जिसमें उस फोटो को उन्होंने अगले दिन सारे अखबारों में छपवाया, जिससे यह पता चल सके कि वो मणिबेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मणिबेन के लिए कुछ नहीं किया था उनके आखिरी दिनों में। तो ये हालत थी सरदार पटेल की अपनी बेटी की उनके आखिरी दिनों में। तो आप इससे समझ सकते हैं सरदार पटेल का जो परिवार है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले भी हैं। वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं, देखिए। इनमें से आप किसे पहचानते हैं? इनमें से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। ये सारे लोग आप सब की तरह आम लोग हैं। आपको इनके नाम भी नहीं पता होंगे। ये है सरदार पटेल का परिवार। लेकिन सरदार पटेल के जो दोस्त थे, उनके साथ सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू का जो परिवार है वो कहां से कहां पहुंच गया इस देश में, उसने कैसे परिवारवाद की राजनीति शुरू की, ये आज आप सब जानते हैं। अब आपको फ्लैशबैक से लेकर आते हैं भारत की आज की राजनीति में। बिहार के चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, होने वाले हैं और चुनाव के लिए आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पटना में हुए इस कार्यक्रम के दौरान एनडीए की एकजुटता नजर आई। घोषणा पत्र जारी करते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी सहयोगी दलों के नेता और कई बड़े केंद्रीय मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एनडीए ने आज बिहार की जनता से क्या क्या वादे किए हैं, ये बताने से पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन की सोच का अंतर समझ पाएंगे। पहली तस्वीर आज जारी हुए एनडीए के घोषणा पत्र की है, जबकि दूसरी तस्वीर महागठबंधन के घोषणा पत्र की है। एनडीए के घोषणा पत्र में सभी दलों के नेताओं के फोटो को समान स्थान दिया गया है, सबको समान सम्मान दिया गया है और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी नेता नजर आ रहे हैं। यह है संकल्प पत्र का पोस्टर और इस घोषणा पत्र का नाम रखा गया है संकल्प पत्र। दूसरी तरफ महागठबंधन के घोषणा पत्र में केवल तेजस्वी यादव को ही प्रमुखता दी गई और घोषणा पत्र को नाम भी दिया गया तेजस्वी प्रण। दोनों घोषणा पत्रों से ऐसा लगता है कि एनडीए में काफी एकजुटता है, सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है। अब आपको एनडीए के घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें और उनके वादों के बारे में बताते हैं। एनडीए ने बिहार की जनता को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मदद करने के लिए उनके आर्थिक संगठनों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनेंगे, 4 शहरों में मेट्रो रेल बनेगी, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इस समय बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनेंगे वो पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में बनेंगे, जबकि गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा, जिसके लिए सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री वहां लगेगी। बिहार के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान देने का वादा भी किया गया है। 24 पेज के इस घोषणा पत्र का अगर विश्लेषण करें तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बिहार की जनता को सब कुछ फ्री में यानी मुफ्त में देने का वादा नहीं किया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार के लोग, उन लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को और अति पिछड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और बिहार को विकसित राज्य बनाने का विजन दिया गया है। इसलिए इस घोषणा पत्र पर विकसित बिहार लिखा गया है। दूसरा, बिहार के परंपरागत उद्योग धंधों जैसे मखाना और लीची को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार के लिए नए तरीकों पर जोर दिया गया है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर
और टेक्नोलॉजी सिटीज बनाने की योजना पर वादा किया गया है जो पूरे किए जा सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो पूरी हो सकती हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस घोषणा पत्र पर बिहार में कैसे राजनीति शुरू हो गई। यह चुनाव दो बातों का है। पहली बात तो यह है कि हमें उस अंधकार राज्य जो लालू यादव जी के समय का समय था उसको याद रखना है। वो अंधकार अध्याय जिसके कारण बिहार को देश भर में बदनामी भी उठानी पड़ी, तकलीफ भी उठाना पड़ा और प्रदेश को अंधकार में बना करके जंगल राज की ओर जिसने इस प्रदेश को धकेल दिया, वह काले दिन पहली बात आपको याद रखनी है जब आप चुनाव में जाओगे। क्योंकि जब तक अंधेरे की त्रासदी को पहचानोगे नहीं, तब तक विकास के उजाले का महत्व तो समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। अब आपको एनडीए और महागठबंधन के घोषणा पत्र के 3 सबसे बड़े अंतर बताते हैं। पहला, एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बिहार में करीब 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, यानी महागठबंधन 2 करोड़ 76 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है। दूसरा, एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक आर्थिक सहायता और 1 करोड़ लखपति दीदी का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने और जीविका दीदी के जो प्रमुख हैं उन्हें 30,000 रुपए की नौकरी देने का वादा किया है। तीसरा, एनडीए ने हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, जबकि महागठबंधन ने अपनी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। यानी बिजली तो दोनों ही मुफ्त दे रहे हैं, एनडीए 125 यूनिट और महागठबंधन 200 यूनिट। लेकिन एनडीए उतना ही वादा कर रहा है जितना किया जा सकता है। अब बिहार में लालू यादव और एनडीए के शासन का फर्क समझिए, और यह फर्क एनडीए के घोषणा पत्र में ही बताया गया है। इस घोषणा पत्र में कुछ आंकड़े लिखे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव का शासन था और 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल तक एनडीए का शासन। लालू यादव के समय औसत आर्थिक विकास दर 3% थी, एनडीए के शासनकाल में 11% हो गई। लालू के राज में बिहार में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 7,840 रुपए थी, एनडीए के राज में यह 66,828 रुपए हो गई। आज से 20 साल पहले बिहार में केवल 22% बिजली थी, यानी केवल 7 से 8 घंटे उपलब्ध थी। आज 100% है, यानी लगभग 2400 घंटे बिजली आ रही है 23 से 24 घंटे के बीच। थोड़ी देर पहले हम सरदार पटेल की जयंती की बात कर रहे थे। अब आपको परेड की तस्वीरें तो हम दिखाई चुके हैं, लेकिन उसमें एक और खास बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो परेड हुई केवड़िया में, इस परेड में बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने सबका दिल जीत लिया, और ये जो हमारी खबर है ये डॉग लवर्स के लिए है। इस डॉग स्क्वाड की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ इंडिजिनस डॉग्स यानी भारतीय नस्लों के कुत्ते ही शामिल थे। डॉग स्क्वाड में 2 भारतीय नस्ल के डॉग्स हैं, पहला रामपुर हाउंड और दूसरा है मुधौल हाउंड। इस समय बीएसएफ में 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप भी जरा भारतीय नस्ल के इन शानदार डॉग्स की ट्रेनिंग देखिए।
तो देखिए कितनी शानदार तस्वीरें हैं और ये सारे जो आपने डॉग्स देखे ये भारत के ब्रीड्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में देश के सुरक्षा बलों और लोगों को इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को गोद लेने की सलाह दी थी। हमारे देश में लोग स्वदेशी की बात तो बहुत करते हैं, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का संकल्प भी लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत के नारे भी लगते हैं, लेकिन जब बात आती है डॉग्स की तो लोगों का स्वदेशी प्रेम अचानक से गायब हो जाता है। और आज भी हमारे देश में ज़्यादातर घरों में लोग फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सर्वे करके देख लीजिए, हमारे देश में ज़्यादातर घरों में जो डॉग्स हैं जिन्हें अपनाया गया है परिवारों द्वारा, वो सब विदेशी नस्ल के डॉग्स हैं। विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालना हमारे देश में, समाज में आज भी एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। और जितने भी जो हैं, चाहे वो पग्स हों, लेब्राडोर्स हों, जर्मन शेफर्ड हों या दूसरे जो ब्रीड्स हैं, फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को पालना आप समझ लीजिए एक शान की बात माना जाता है। आप समझ लीजिए जिस प्रकार से लोग लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, लग्जरी बैग्स खरीदते हैं, वैसे ही विदेशी नस्ल के कुत्ते भी हमारे देश में खरीदे जाते हैं कि सबको विदेशी ही चाहिए। लेकिन आज इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। ब्रिटिश राज से पहले भारतीय ब्रीड के डॉग्स दुनिया भर में मशहूर हुआ करते थे। उनकी तेजी, उनकी ताकत और वफादारी के किस्से प्रचलित थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश आए तब उन्होंने भारतीय नस्लों को एक प्रकार से नीचा भी दिखाया और ख़त्म कर दिया। जबकि सच यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कुत्तों को लेकर, डॉग्स को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे महाभारत में जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ एक डॉग ही था। इसलिए आज हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारे देश में भी एक से एक भारतीय ब्रीड्स के डॉग्स हैं जो आपके दोस्त बन सकते हैं, जिन्हें आप ट्रेन कर सकते हैं, जो वफादार भी हैं, जो आपके दोस्त भी हैं और वो आपके रक्षक भी हैं। इसलिए इन्हें भी अपने घर में एक बार मौका दीजिए। और अब आखिर में बात करेंगे असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म के बारे में। वैसे तो जुबीन गर्ग की पहचान एक गायक के तौर पर थी, लेकिन असम के लोगों के लिए वो उनके फेवरेट एक्टर भी हैं। वो असम की 28 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज सुबह 4 बजे जब पूरा भारत, आप सब गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय असम के सिनेमा हॉल्स के बाहर हजारों लोग जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म का टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। 52 वर्ष की उम्र में 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और उनकी मौत के 42 दिन बाद आज उनके जीवन की आखिरी फिल्म रिलीज हुई। असमिया भाषा में बनी इस फिल्म का नाम है रोई रोई बिनाले। इसका हिंदी में अर्थ है रुक रुक कर रोना। और जुबीन गर्ग के फैंस भी पिछले 43 दिनों से उन्हें याद करके बार बार ऐसे ही रुक रुक कर रो रहे हैं। और ये फिल्म उनके फैंस के लिए एक मरहम की तरह है और फैंस भी एक आखिरी बार उन्हें उनकी फिल्म देखकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अच्छा, जुबिन दा का चीज बुरा हो ही नहीं सकता। सब अच्छे है, सब अच्छे है, सब देखेगा, कौन नहीं देखेगा। लेजेंड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं अभी से। जुबिन दा का लास्ट मूवी, हैव नो वर्ड्स। जुबिन रहेंगे हमेशा। जुबिन जब तक जुबिन का नाम रहेगा तब तक आसाम रहेगा। अभी भी लोगों को टिकट से नहीं मिल रहे हैं। मोर देन 60% एडवांस बुकिंग हो चुका है। ये जो मूवी था, मोदी में थी वो सागर में, मतलब सागर में गया था तैरने के लिए। मोदी में तैर के घूम के आ गया, लेकिन उस दिन यही हम लोग का एक ऐसा इतिहास रचा दिया जुबिन ने जाते जाते कि दुनिया में कहीं पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। सुबह 4:25 में आज तक कहीं कोई शो नहीं लगा है जो यहाँ पे लगा है पहली बार। ऐसा लगा कि कुछ जिंदा बोल रहा है, ऐसा लगा। गूज बम्स आ जाता है जब भी उसको देखती हूँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर मूवी है, बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए। तो जुबीन गर्ग हैं सदा के लिए। और आप देखिए ऐसे कितने स्टार्स होंगे हमारे देश में जिन्हें देखने के लिए, जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग सुबह सुबह 4 बजे सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन में लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन जुबीन गर्ग के लिए ये सब कुछ
उनके फैंस कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ब्रेक के बाद इस कहानी का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, विजय हो, राह हो, प्रवाह हो, देश हो, विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जुबीन गर्ग सदा के लिए। ब्रेक से पहले आपको जुबीन गर्ग की कहानी बता रहा था। जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन उनके जाने के बाद असम के सिनेमा हॉल्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुबह 4:25 पर किसी फिल्म का शो रखा गया है। पूरे असम में 80 सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म को दिखाया जा रहा है और असम में कुछ सिनेमा हॉल्स ऐसे भी थे जो लंबे समय से बंद पड़े थे और उन्हें खास तौर पर जुबीन गर्ग की इस फिल्म को दिखाने के लिए फिर से खोला गया। 23 अक्टूबर को जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो 48 घंटे के अंदर ही इस फिल्म के सारे टिकट बिक गए। फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस 50 लाख रुपए से ज्यादा है, जो असम की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड है। अब आप ये संयोग देखिए, 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने की वजह से जुबीन गर्ग की जान चली गई थी और उनकी आखिरी फिल्म की कहानी भी समुद्र से ही शुरू होती है और समुद्र पर ही खत्म होती है। इस फिल्म में जुबीन गर्ग ने एक ऐसे गायक की भूमिका निभाई है जो देख नहीं सकता, जो समुद्र को देख नहीं सकता लेकिन समुद्र को महसूस करना चाहता है और समुद्र के पार जाना चाहता है क्योंकि उसे समुद्र से बहुत लगाव है। इस फिल्म को जुबीन अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते थे। इस फिल्म की कहानी जुबीन ने 19 साल पहले ही लिख ली थी। फिर वर्ष 2022 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इसी साल ये फिल्म पूरी कर ली गई। 31 अक्टूबर को इस फिल्म की रिलीज डेट भी खुद जुबीन गर्ग ने ही तय की थी। तब वो ये नहीं जानते थे कि तब तक वो नहीं रहेंगे। जिंदगी भी देखिए कितनी बेवफा होती है। मौत सही समय पर आती है। मौत जानती थी कि इस फिल्म की रिलीज से पहले उसे आना है। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने एक नोट शेयर किया है लोगों के साथ। इस नोट को खुद जुबीन गर्ग ने अपनी मौत से 4 दिन पहले 15 सितंबर को लिखा था। आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा, मेरी नई फिल्म जरूर आइए और देखिए, प्यार से जुबीन दा। जुबीन गर्ग का ये नोट उनके चाहने वालों के बीच उनका आखिरी विदाई का संदेश बन गया है और इस नोट का असर ये हुआ कि उनके फैंस न सिर्फ बड़ी संख्या में फिल्म देखने जा रहे हैं बल्कि जगह जगह फिल्म का पोस्टर चिपकाकर खुद ही इस फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे हैं। प्यार देखिए, ऐसा प्यार कितने लोगों को नसीब होता है, ऐसा प्यार कितने फिल्म स्टार्स को नसीब होता है। जुबीन गर्ग बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब भी है क्योंकि इतनी शानदार फिल्म, उनकी जो सपनों की फिल्म थी, उसके रिलीज होने से पहले जुबीन गर्ग इस दुनिया से चले गए और आज अपनी उस फिल्म की सफलता को देखने के लिए वो खुद मौजूद नहीं है। इसलिए जिंदगी और मौत का ये जो रहस्य है, ये कभी किसी को समझ में नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आपको आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ज़माने का एक ही दस्तूर है, आपकी 99 अच्छाइयों को भुलाकर एक बुराई का जिक्र किया जाएगा। नमस्कार।